देखो गैल्सेट ने क्या बताया था, बहुत ध्यान से देखना। इसमें उन्होंने बोला था कि अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, यहां पे किसी भी गैस के लिए अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a fixed amount of gas, pressure of fixed कोई भी बात करता हुआ पाया गया उसको आंसर बताना पड़ेगा। कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा और अगर नहीं बता पाए सीधे आउट करूंगा यहां से। ये रूल है कि क्लास में जब टीचर आ जाए तो फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। उसके पहले जो डिस्कशन करना है कर लो या बाहर कर लो, लेकिन क्लास में जब लेक्चर स्टार्ट हो जाए फिर फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस is directly proportional to temperature। अभी हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ेंगे, वहां पर भी बताया जाता है कि जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग गैल्सेट लॉ की बात करते हैं तो इसमें बोला जाता है कि भाई इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी गैस है उसका फिक्स्ड अमाउंट है, उसका जो प्रेशर होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा, या फिर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ पर लिखना एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा KT, और यहाँ पर प्रेशर अपॉन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये K के बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर अपॉन टेम्परेचर ये K के बराबर हो जाएगा। इस बात को भी आप नोट करिए। हाँ, वो उसमें वॉल्यूम का सिंपल रेशियो मिलता था ना, वहाँ यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर गैसेस के लिए है। वहाँ पर हमने इक्वेशन में बताया था कि वॉल्यूम का फिक्स रेशियो होगा, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की बात आ गई ना। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये हो जाएगा टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है, भाई देखो ये ओरिजिन है, मैथ्स में पढ़ते हो ना आप लोग, ओरिजिन 0 ठीक है। यहाँ से 4 लाइन है, प्रेशर और टेम्परेचर में हमने रिलेशन देखा हुआ है। 4 गैसेस है, उनका वॉल्यूम है V1, V2, V3 एंड V4। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम होगा किसका होगा, V4 का होगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, नोट करिए इसको, ग्राफ प्रेशर टेम्परेचर का। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शायद पहले से भी जानते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे, पहले आप उसको नोट कर लीजिए। हम लोग बात करते हैं एवोगैड्रो लॉ के बारे में। एवोगैड्रो लॉ, इसको बोलते हैं वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप, ठीक है, वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप।
उसकी बात करते हैं। वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप हो गया ना। एवोगैड्रो लॉ देखो, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप। देखो यहां पर क्या बताया था एवोगैड्रो ने कि अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेते हैं, आपको पता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अगर लेते हैं ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पर एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है कि यहां पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, कोई भी दो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सो रहे हो? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अगर ये 1 लीटर आपने लिया तो ये भी क्या होगा? 1 लीटर ही होना चाहिए, या फिर जो भी अमाउंट होना चाहिए सेम होना चाहिए, दोनों में डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी उससे यारी दोस्ती थोड़ा क्लास के बाहर करो ना। अब यहां पर देखो दोनों का अमाउंट सेम है। अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। यहां पर क्या होगा? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules, contain equal number of molecules। मैंने क्या बोला? equal volume of gases at same temperature and pressure। यहां पर क्या होगा? दोनों का अमाउंट सेम लेते हैं, contain equal number of molecules। कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखें, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको V बाई N कर सकते हैं हम लोग ना,
V बाई एन कर सकते हैं? नहीं बोल रही है कौन? V इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एन होगा ना। अच्छा, हमने K सब में कांस्टेंट ले रखा है, तो आप K1 K2 K3 कर सकते हो अलग अलग करने के लिए, ठीक है। हमने सब में ले रखा है ना भाई, सबका कांस्टेंट अलग अलग होगा ना, क्योंकि लॉ अलग अलग हैं। गैलुसैक में, एवोगैड्रो में, बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में, हमने सब में K रखा हुआ है, देखा आपने। तो अगर हमको सबको अलग अलग बताना है तो K1 K2 K3 K4 ये हम डिनोट कर सकते हैं कि इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 K4 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप V बाई एन लोगे तो ये क्या होगा, K हो जाएगा ना भाई। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आएगा V अपॉन एन इक्वल टू K एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो कभी भी ध्यान देना, अगर 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड, कोई भी गैस बोला जाए, 1 मोल बोला जाए, तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। अगर यहाँ पे आपको 1 मोल बोला जाए, ठीक है, 1 मोल ऑफ N2 गैस, 1 मोल ऑफ O2 गैस, 1 मोल अगर बोला जाए तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 1 मोल ऑफ एनी गैस क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं और इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। एवोगैड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए सभी लोग। और अगर स्टैंडर्ड वॉल्यूम की बात की जाए, किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम पूछा रहा है तो कितना होता है 22.4 ऑफ एनी गैस। क्या लिखा है? नहीं, आज भी 22.4 ही लिया जाता है। हाँ, चेंज हुआ है, बट जो भी वैल्यू लेते हैं आज भी 22.4 ही लेते हैं स्टैंडर्ड वॉल्यूम। टू 2.44 सेंटीमीटर क्यूब और डीएम क्यूब सेम होता है। सेंटीमीटर क्यूब और डीएम क्यूब सेम होगा। मैंने क्या बोला था, 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेम होगा क्या? सेम होगा। तो फिर इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। एसटीपी पे जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं, मतलब इसको मोलर वॉल्यूम कहा जाएगा। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम फाइन कर लो ना। सल्फर का होता है 32, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 32 होगा। हाँ, 32 प्लस हाइड्रोजन का होता है। वेरी गुड, 22.4 मोलर वॉल्यूम। किसी भी गैस का अगर एसटीपी पे वॉल्यूम पूछा जाए, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4। स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे आगे चलते हैं। यहां पर रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी, अगर हम लोग मोलर मास और डेंसिटी के बीच में रिलेशन देखें तो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। रिलेशन बिटवीन मोलर मास, रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी। यहां पर अभी हमने देखा था कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स।
ठीक है। इसको अगर हम लोग v इक्वल टू के थे तो क्या आया था, k इंटू एन, k इंटू एन आया था ना। अब उसके बाद यहां पर क्या होगा, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, पढ़ा था ना। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मतलब n इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास ना, मास अपॉन मोलर मास। अब इस वैल्यू को हम लोग यहां पे रखें तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू के इंटू मास अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा ना। अब उसके बाद देखो यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, m इधर आ जाएगा, वॉल्यूम इधर आ सकता है ना, k इंटू एम हो जाएगा, k इंटू एम और अपॉन v। हमने मास, मोलर मास को इधर ले आए और वॉल्यूम को यहां पे शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, अच्छा मास अपॉन वॉल्यूम आप जानते हो क्या होता है, डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी होता है, ये आपको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोलर मास जो है, मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू वी, सॉरी k इंटू डी हो जाएगा ना, k इंटू डी हो जाएगा, d डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ, आप देख रहे हो कि मोलर मास और डेंसिटी आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कुछ सोच रही हो ना, इसीलिए नहीं समझा, इसीलिए नहीं समझा। जो भी सोच रही थी उसको मत सोचो, यहाँ पे देखो मैंने आपको ये बताया कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, अभी देखा था इसके पहले। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू एन, के यहाँ पर कांस्टेंट था। हमने आपको बताया हुआ है कि भाई n जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू को हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m बाई एम, और यहाँ पर m को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं और वॉल्यूम को यहाँ पर लाते हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम होगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो m बाई वी को हम लोग d लिखते हैं। अब यहाँ पर मोलर मास जो है वो d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप देख रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि मोलर मास जो होता है, मोलर मास जो होगा, मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मोलर मास is directly proportional to density. Molar mass is directly proportional to, molar mass is directly proportional to density. Molar mass is directly proportional to density. ठीक है, मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो पूछा रहा है कि क्या रिलेशन होता है मोलर मास और डेंसिटी में, तो क्या बोलोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों आपस में, याद रखना है इसको, नोट करिए। अच्छा m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ गैस, कैपिटल M क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ गैस ना, मोलर मास ऑफ गैस। और यहां पर d क्या होगा, डेंसिटी, d क्या हो जाएगा, डेंसिटी। देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, अब इसको देखो ध्यान से। मतलब ऐसी कोई गैस जो तीनों लॉ को फॉलो करती है, कौन कौन सी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। which follow
is called ideal gas अगर तीनों लॉ को हम लोग इक्वेट करें, यहां पे ध्यान से देखना, बॉयल्स लॉ क्या देखा था? बॉयल्स लॉ क्या देखा था? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ना। इसमें टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आप कोई भी आंसर क्यों नहीं दे पाते हो? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप ध्यान से नहीं दिख रहे हो, ध्यान से नहीं समझ रहे हो। अगर कोई भी आंसर आप नहीं दे पा रहे हो तो उसके पीछे रीजन यही है कि आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आपने ध्यान से देखा होता तो उसका आंसर आपको पता होता। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में ही ढंग से बैठे तो उसको रिवीजन करने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें तो वो क्लास में ही जान जाएगा। फिर अगर एक दो बार देख लेगा तो वो चीज़ें सेट हो जाती माइंड में। और ना तो आप क्लास में बैठ रहे हो ठीक से, उसके बाद रिवीजन की तो बात ही छोड़ो। इतने सारे लोग हैं लेकिन उसमें मुश्किल से अगर देखा जाए 3-4 लोगों का बहुत मुश्किल में, 3-4 ज़्यादा बोल गया, 3-4 लोग भी नहीं हैं। गलतियों से सीखना चाहिए, बार बार वही गलती नहीं की जाती। तो मैंने आपको ये बताया कि बॉयल्स लॉ जो होगा वो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है इसमें। फिर हमने चार्ल्स लॉ की बात की। चार्ल्स लॉ क्या होता है? अगर हम लोग चार्ल्स लॉ की बात करेंगे तो ये क्या होगा? चार्ल्स लॉ क्या होता है? वॉल्यूम इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इसमें क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। फिर हम लोग एवोगैड्रो लॉ की बात करते हैं। वो क्या होता है? ये क्या देखा था? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसमें क्या कांस्टेंट होता है? दोनों, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड। अब क्या होगा अगर हम लोग इन सबको कंबाइन कर दें, तीनों को? नहीं, गैल्यूसेक इसमें नहीं आएगा। ठीक है, एवोगैड्रो, बॉयल्स एंड चार्ल्स। ठीक है, अगर इसको कंबाइन करें हम लोग, कंबाइन ऑल लॉ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी हो जाएगा। एन टी अपॉन पी होगा ना भाई। नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर डायरेक्टली है तो इसका मतलब ऊपर आएंगे, और प्रेशर इनवर्सली है तो नीचे आएगा, एन टी अपॉन पी। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग v इक्वल टू लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा? आर आएगा, आर इंटू क्या होगा? एन टी, और अपॉन क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी वी इक्वल टू क्या होगा? अगर हम लोग पी वी इक्वल टू बात करते हैं तो हो जाएगा पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन। पी वी इक्वल टू एन आर टी क्या बोलते हैं इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? आइडियल
गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस लॉ का मतलब होता है कि इसमें हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों आते हैं, तो उसको बोलते हैं आइडियल गैस लॉ। हाँ, मतलब अभी हम लोग एक गैस लॉ और आता है, उसमें P1 V1 अपॉन T1 होता है, फिर इसको P2 V2 अपॉन T2 होता है, वो गैस लॉ है। और अगर आइडियल गैस लॉ की बात करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन की बात करोगे, तो ये है P = nRT। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर P क्या है? प्रेशर ना। P यहाँ पर क्या है? प्रेशर। अच्छा, यहाँ पर N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। T टेम्परेचर होता है, आपको पता है। R होता है गैस कांस्टेंट। देखो R की दो वैल्यू होती है, इसको बहुत ध्यान सुनो। R की दो वैल्यू होती है, ठीक है। R जो है वो गैस कांस्टेंट होता है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। या तो आप 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लिख सकते हो, ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, याद रखना। और एक होता है 0.0826, कितना होता है? 0.0826, दो वैल्यू होती हैं, 0.0826। अच्छा, इधर नहीं हो गया, 0.0826 लीटर एटियम केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स। और कोई बचा है क्या? हो गया। और भी वॉल्यूम है, आपको पता है। अब इसको नोट करो भाई अच्छे से। लॉस लिख लो ना। कहाँ पे? ये 0.0826 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। 0.0826 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। चलो मैं अलग से लिखता हूँ, ठीक है। आर की यहाँ पर दो वैल्यू होती है, एक होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और एक होता है 0.0826 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। अभी समझा कुटे? हाँ हाँ, मैक्सिमम जो लेते हैं वो 0.0826 ही लेते हैं, मैक्सिमम 0.0826 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। कितना स्लो लिखती हो? हाँ, दो ही है। नहीं हुआ था? उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, मैक्सिमम जो यूज होते हैं उसकी बात बता रहा हूँ। जो मैक्सिमम यूज होंगे ना, वो उसकी बात बता रहा हूँ। जैसे वो तो जूल में होता है, वो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे वो भी जो वैल्यू आप फाइंड करोगे वो भी 8.314 से ही आएगा। हाँ, जो भी आप वैल्यू फाइंड करोगे वो 8.314 से ही आएगा, ऐसा नहीं कि वो अलग से दिया हुआ है। चलो ठीक है, अगर आप उसको लिखना चाहते हो वही लिख लो। देखो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है,
अगर हम लोग R की वैल्यू कैलोरी में फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इन कैलोरीज। तो 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.184 जूल होता है। ठीक है, 1 कैलोरी में कितना जूल, स्टैंड अप। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बताया गया, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, जो तीनों भी गैस को फॉलो करते हैं। हाँ तो बताओ ना क्या होता है। तीनों गैस ये समझ लो कि एग्जाम में जब आएगा ना मुंह बना के बैठ जाओगी। नहीं, मैं पढ़ के आऊँ। अभी क्लास में जब चल रहा है तो फिर यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही हो, पढ़ के क्या होगी। क्लास में ही अगर डाउट बन गया तो फिर आप बाद में पढ़ोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। अगर आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया, क्लास से पूछा कि आप नहीं बता पाए, तो फिर आप क्या गारंटी क्या पढ़ लोगे उसको। जो हमारे सामने चल रहा है हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, कर लेंगे बाद में, ये क्या। आइडियल गैस इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट आपको मालूम है जी, न सिर्फ 11th का पार्ट है, 12th का भी पार्ट है। बहुत सारे जगह पे इसकी यूजेस हैं, बहुत सारे जगह, बहुत मैक्सिमम चैप्टर्स में देखने को मिलेगा आइडियल गैस इक्वेशन। फिर जब सारे बच्चों को मालूम रहेगा तो फिर आपको लगेगा अरे ये तो ध्यान नहीं दिया था तो बट ध्यान नहीं दिया। ये जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम देख रहे हैं ना, ये 12th में हर एक पॉइंट में मिलने वाला है, 11th में भी। चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं। अगर टीचर बोले कि ये इंपॉर्टेंट है तो समझ लो वो इंपॉर्टेंट है, मिलेगा आपको आगे। बस एक गोल गोल घुमाने वाला आंसर बाद में कर लेंगे। मैंने बोला ही नहीं बाद में कर लेंगे। नहीं बोला, पढ़ाई के साथ मजाक मत करो। ये जो छोटे मोटे मजाक होते हैं वो अपनी जगह हैं। आपको अपना एग्ज़ाम देना है, कोई आपका एग्ज़ाम देने नहीं आएगा, तो खुद इतनी तैयारी करो कि आपसे हो जाए। ये जो मंडली बैठी हुई है ना, ये कोई भी आपका पेपर नहीं लिखने वाला। तो ये सब अपनी जगह है, लेकिन जब पढ़ाई की बात आए तो खुद से इतना समझो कि खुद हो पाए, खुद कर पाओ। बैठ जाओ। यहां पर हम लोग कैलोरी की बात कर रहे हैं। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 4.184 ये जूल होता है। ठीक है, 4.184 जूल। अगर इसको हम लोग कैलोरी में चेंज करना चाहें, जैसे हमने गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी देखी थी, R = 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो 1 जूल में कितना कैलोरी हो जाएगा भाई, 4.184 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 1 कैलोरी में इतना जूल है तो अगर आपको 1 जूल का फाइंड करना होगा तो क्या करोगे आप, 1/1.4.184 ये होगा ना। 1 कैलोरी में इतना जूल, तो अगर 1 जूल का निकालना है तो 4.184 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8.314 और ये अपॉन हो जाएगा 4.184। तो अगर आप देख रहे हो तो अप्रॉक्स जस्ट डबल आपको दिख रहा है ना, अप्रॉक्स डबल दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। अगर आर की वैल्यू कैलोरी में पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम लोग एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास पूछा है हमसे, एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अभी हमने देखा था जस्ट एक्सप्रेशन फॉर
मोलर मास। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास हमने देखा था पीवी इक्वल टू एन आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन इक्वल टू क्या होगा, पीवी अपॉन आर टी हो जाएगा, पीवी अपॉन आर टी। और यहाँ पर हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास। तो ये क्या होगा, m अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल M, और ये होगा PV अपॉन क्या होगा, RT हो जाएगा। ठीक है, PV अपॉन RT। तो अगर मुझे मोलर मास का बताना है तो यहां पर क्या होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, MPV और इक्वल टू क्या हो जाएगा, MRT। ये होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमको m बताना है, मोलर मास बताना है, तो हो जाएगा MRT और अपॉन क्या हो जाएगा, PV हो जाएगा ना, MRT अपॉन PV, मोलर मास इक्वल टू MRT अपॉन PV हो जाएगा। अगर जहाँ पर m क्या है, कैपिटल M क्या है, मोलर मास, m क्या है, मास, मास ऑफ ए गैस, r क्या है, गैस कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर है, P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है। इसको नोट करिए बहुत अच्छे से। हाँ, कौन सा, अप्रोक्सीमेट का साइन है। ऐसे लिखते हैं, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। कंबाइंड गैस लॉ, इसको बहुत ध्यान से देखना। यहां पर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर हम लोग टी को यहां पे लाएं तो हो जाएगा पीवी अपॉन टी इक्वल टू एन आर। अब अगर कोई गैस दो डिफरेंट कंडीशन में है, कोई भी गैस, नहीं ये जरूरी था पहले, यहां पर कोई भी गैस अगर दो डिफरेंट कंडीशंस में है, जिसका प्रेशर है P1, पहली कंडीशन में प्रेशर है P1, टेम्परेचर है V1 सॉरी T1 और वॉल्यूम है V1, P1 V1 T1, और दूसरी कंडीशन में उसका प्रेशर है और टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, P1 V1 एंड P2 V2 एंड T2। तो यहां पर हाँ, इफ गैस हैव टू डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, ब्रेक दे दो सब बात करो। टू डिफरेंट बात करो, इम्पोर्टेंट होगा। if gas have two different conditions and they have pressure, temperature and volume P1 V1 T1 and P2 V2 T2, तो क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन T1
इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। क्या बोलते हैं इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सैंपल ऑफ N2 गैस लिखो सभी लोग। अ सैंपल ऑफ N2 गैस, अ सैंपल ऑफ N2 गैस, a sample of N2 gas was placed, a sample of N2 gas was placed, sample of N2 gas was placed in a flexible 9 liter container, flexible 9 liter container, 9 liter container at 300 Kelvin, 9 liter container at 300 Kelvin। पूछ क्या ना? 9 liter container at 300 Kelvin। Nine liter container at 300 Kelvin at a pressure of 1.5 atm। नहीं, 1.5 atm। The gas was compressed, the gas was compressed, At a pressure of 1.5 atm। The gas was compressed to a volume of 3 liter and compressed to a volume of 3 liter and heat was added, heat was added, heat was added, heat was added until the temperature reached, until the temperature क्या हुआ? Until the temperature reached, until the temperature reached 600 Kelvin, 600 Kelvin, 600 Kelvin। What is the new pressure inside the container? What is the new pressure inside the container? What is the new pressure inside the container? फॉर्मूला है P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, बताओ कितना आएगा? कौन है बात कर रहा है? बोलो भाई फटाफट। कन्वर्जन नहीं है ना? कन्वर्जन नहीं है। नहीं, कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सारी वैल्यूज दे रखी हैं, बताओ क्या आएगा आंसर। देखो P1V1 अपॉन T1 और P2V2 अपॉन T2, यहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों दे रखा है। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा P1 की वैल्यू कितनी है? यहां पे ध्यान दो, P1 कितना है? 1.5 दे रखा है। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, हेलो, जितने लोग बात करने वाले हैं, आवाज जो है बाहर जा रही है। शायद कोई चेक करने के लिए आया था, अभी यहाँ पे कोई खड़ा था, कोई रहा होगा, मुझे नहीं पता, बट आपकी आवाज जो है बाहर जा रही है और ये ठीक नहीं है। इसलिए इररिलेवेंट मत बोलिए, जब आपको बोला जाए बहुत जरूरी हो तो ही बात करिए। यहां पे प्रेशर की बात करते हैं तो 1.5 atm है ना P1 की वैल्यू, और अगर हम लोग V1 की बात करते हैं, V1 कितने रखा है? V1 कितना है? 9 है क्या? 9 लीटर। और टेम्परेचर T1 कितना है?
T1 है 300 केल्विन। यहाँ पर P2 कितना दे रखा है? P2 अच्छा P2 फाइन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P1 होगा 1.5 इंटू V1 कितना 9 अपॉन T1 कितना? अरे राइट लिखा है हाँ V2 कितना है? 3 है ना? अपॉन 600 इधर से 1.5 अरे यार क्या बच्चे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड रुको, ये 3 था ना? सही है ना? 3 ठीक है। 300 यहाँ पे कितना था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकंड रुक जाओ अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो जरा। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? हो गया ना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद देखो, एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। अरे मल्टीप्लाई तो करना था उसमें। फाइंड द टेम्परेचर find the temperature in 0 degree Celsius. 0 degree Celsius. Find the temperature in degree Celsius लिखना, 0 नहीं, degree Celsius. At which volume? At which volume and pressure of 1 mole of nitrogen gas. 1 mole of nitrogen gas. हाँ, 1 mole of nitrogen gas becomes 10 dm cube. 10 dm cube. 10 dm cube. ठीक है? And 2.46 atmosphere. हाँ, 2.46 atmosphere respectively. तो आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आपको बताना है टेम्परेचर बताना है। किसमें? डिग्री सेल्सियस में। फाइन करो जरा सभी लोग। 0.08 0.0821 हाँ हाँ, तो उसने राउंड ऑफ किया हुआ है ना। मैंने सॉल्व करने के लिए बोला है। तुम्हारा कितना आ रहा है? 299.63 आ रहा है। 299 हाँ 30 है। शिविर 30 आया नहीं? हाँ 8 9 273 माइनस कर दो। कितना? 303 सब अप्रॉक्सी किया है मैंने डिवीजन में। हाँ तभी आ रहा है, अप्रॉक्स किया तभी आ रहा है। और कोई? हाँ
कितने बजे? अच्छा तुम्हारा ये एग्जाम में आ रहा था ना? सो मुझे पता नहीं कहाँ था, मुझे पता है वो, बट वो मेरे फोन में है। मतलब जो एग्जाम में आ रहा है वो कंप्लीट चैप्टर आ रहा है या फिर एक टॉपिक? कोई टॉपिक ही आ रहा है, बट मुझे पता नहीं कौन सा टॉपिक आ रहा है, मतलब पता है बट वो फोन में है तो फिर कंफर्म नहीं। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ये तो जो हमने पढ़ा है वो तो यहाँ से आएगा ही आएगा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो PV इक्वल टू NRT, आंसर आया किसी का पीछे? कितना आया? कितना? पहली बात तो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट बोलते हैं, ये रूल है। PV इक्वल टू क्या था? NRT। तुम्हारा आंसर आया? PV अपॉन NR इक्वल टू T। ठीक है, यहां पर प्रेशर कितना दे रखा है आपको? 1 atm है क्या? प्रेशर कितना दिया है? 2.46। और R की वैल्यू कितनी है? वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना? 10। नंबर ऑफ मोल्स कितना? N की वैल्यू 1 और R की वैल्यू कितना? T। अब यहां पर क्या हो जाएगा? 24.6 हो जाएगा, अपॉन कितना होगा? अब इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है? हाँ कर सकते हैं ना, अगर पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा? जैसे अगर हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे कर सकते हैं क्या? -1 हो जाएगा ना भाई, एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे 10 पावर -1 और अपॉन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। ये यहां पर कैंसिल होगा, 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 246 इंटू 10 के पावर 3 और अपॉन कितना होगा? 821। या फिर आप लिख सकते हो इसको ऐसे 2460 इंटू 10 के पावर 2 और 821 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर सकते हो क्या? अप्रॉक्स 3 टाइम्स होगा, देखो डिवाइड करो। 2460 डिवाइडेड बाई 821 कितना आएगा? हाँ वही है, 2.99 अप्रॉक्स 3 है यहाँ पर देखा रहे तो। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? अरे डिवाइड तो कर ही सकते हो ना, देखो यहाँ पे अब यहाँ पर क्या होगा? 2 टाइम्स अगर ले जाओगे तो कितना जाएगा? ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा?
पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 9 टाइम्स जाओ, कितना रहेगा? फिर यहां पर 0 लगाओ, तो 738 वही जाएगा, 2.99 अप्रॉक्स होगा, सही है। तो यहां पर होगा 2.99 इंटू 10 के पावर 2, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे 299। 299 क्या था ये? किसमें है? केल्विन में है ना, केल्विन में। इसको आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करो। अच्छा, डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम लोग अगर देखो माइनस करते हैं 273, कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस में आएगा ना। हाँ, मैंने अप्रॉक्स किया हुआ है, आप पॉइंट नहीं लिया है वहां पे, तो आप पॉइंट लोगे तो एग्जैक्ट वही आएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास एंड प्रेशर। रिलेशन बिटवीन, हाँ बोलो। नहीं, उसमें से नहीं होगा वो तो। ये क्या हो रहा है? माइनस करने के बाद डिवाइड हाँ बोलो, आप क्या बोल रही हो? तो वो जो पार्ट है ना ऊपर का, लाइक डिवाइड करने से पहले यहाँ पे इधर तो उसमें से माइनस कर दो तो 273 को कर सकते हैं ना? नहीं, आपको कंप्लीट आंसर आने के बाद ही करना होगा। माइनस करने के बाद डिवाइड करेंगे, वही बात हुई, बट ये रूल नहीं, ऐसा नहीं करते हैं कभी भी। मतलब आप केल्विन में फाइंड कर रहे हो, उसके बाद आप चेंज कर रहे हो ना, तो वही वैल्यू हो गया ना, केल्विन का ही हो गया ना। वो करके देखो आ रहा है क्या, करो जरा। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास एंड प्रेशर हो गया ना। 10 to the power 2। सबसे ज्यादा जो आवाज हो रही है वो यही पीछे यहां से हो रही है, वो देखो उधर भी हो रही है पीछे, और ये दोनों भी बात कर रहे हैं। खड़े हो जाओ। हमने आइडियल गैस इक्वेशन क्या बताया? आइडियल गैस इक्वेशन ऐसा गैस इक्वेशन जो तीनों गैस लॉज को ओबे करता है, उसे आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला आपको नहीं याद है? बैठ जाओ। अब उसके बाद हाँ हाँ, मैंने अप्रॉक्स लिया है ना, वो पॉइंट नहीं लिया था, इसलिए वैसा आ रहा है वो। तो जैसे उसमें 273.15 करते हैं ना, तो वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी राइट रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं कट होगा, क्योंकि वहां पर हमने वैल्यू पॉइंट में नहीं लिया ना, अप्रॉक्स लिया है। आपको अगर पॉइंट मिलना है तो वही आंसर आएगा सेम। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास एंड प्रेशर। वही आ रहा है।
रिलेशन बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड प्रेशर। इसको बहुत ध्यान से देखो। हमने आइडियल गैस इक्वेशन क्या देखा था? आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। अब यहां पर क्या है कि अगर हम लोग N/V करें, N/V क्या होगा? P अपॉन RT, P अपॉन RT। N क्या होता था? मास अपॉन मोलर मास ना, मास अपॉन मोलर मास। सर तो जो छोटा m होता है वो मोलालिटी होता है, तो वो जो मोलालिटी डिवाइड बाय मोलारिटी करेंगे तो n आता है, नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पर क्या होगा? हम लोग M/M करते हैं। N इक्वल टू क्या करेंगे यहां पे? M अपॉन V इंटू कैपिटल M हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर क्या रखा है? N इक्वल टू M/M, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। खड़े हो जाओ दोनों। मैं उससे बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने देखा ना। स्टैंड अप दोनों। आंसर पता तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एवोगैड्रो लॉ क्या बताएगा? कंबाइंड गैस लॉ क्या बताएगा? अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, रुको अभी। ये कब होता है, कौन सी कंडीशन में? ये क्या हो रहा है? फील ले रहे हो क्या? अच्छा, वो भी बोल नहीं रहा, आगे बैठा है। उसको भी अच्छा लग रहा है। कैसे कैसे लोग हैं, बोलो। मैंने बोला था कि कोई भी गैस अगर दो डिफरेंट कंडीशन में है, वन मोल की वैल्यू कितनी होती है? और अगर मोलर वॉल्यूम बोला जाए तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है? और मैंने अभी डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशन बताया था कुछ टाइम पहले। क्या होता है? डेंसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशन बताया था? तो फिर बात क्यों कर रहे हो? नहीं आता तो नहीं आता, तो फिर दिखना चाहिए ना कि जो पढ़ाया गया आखिर मुझे क्यों नहीं आ रहा। जो बातें हो रही थी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी चल रहा है। तो फिर क्या नाम है? सार्थक। पूरा नाम? सार्थक गोहिल। तो आपका लेक्चर जो है वो सार्थक जा रहा है?
बैठ जाओ। तो मैंने ये बोला कि यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, यहां पर क्या हो जाएगा R, ये होगा P अपॉन RT, ठीक है, P अपॉन RT। और यहां पर देखोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी ना, तो डेंसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास, और ये इक्वल टू होगा P अपॉन RT, क्या हो जाएगा, P अपॉन RT। डेंसिटी अपॉन मोलर मास इक्वल टू P अपॉन RT। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इंटू M, और ये हो जाएगा DRT। या फिर मोलर मास अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो हो जाएगा DRT, और अपॉन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, DRT अपॉन M। ये रिलेशन है मोलर मास, डेंसिटी और यहाँ पर प्रेशर में। DRT अपॉन P आएगा ना, हाँ ठीक है। जितना पढ़ाया जा रहा है सब अच्छे से रिवीजन करके आना। खड़े हो जाओ। ओके, इसने ऐसे बोला जैसे सब कुछ इसने याद कर लिया। खड़े हो जाओ। ये ऐसे ओके बोल रहा है जैसे सारे लॉ, सारे फॉर्मूले से सब कुछ आता है। अभी खड़े हो जाओ, एक क्वेश्चन तो बताना ही पड़ेगा। खड़े तो हो जाओ। तुमको मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं, बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगैड्रो। तीनों में से कोई एक बता दो। कोई हेल्प नहीं करेगा, बताओ। तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा होगा तो मुझे क्या सुनाई देगा? थोड़ा तेज बोलो ना। At constant temperature, volume is inversely proportional to pressure. वन मोल की वैल्यू कितनी होती है? आप बताइए वन मोल की वैल्यू। एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड। अगर मैं पूछूं कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब, तो आप क्या बताओगे? 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब? मैंने लास्ट लेक्चर में जो रिलेशन बताया था यूनिट्स के लिए और वैल्यूज के लिए, आपने देखा होगा। खड़े हो जाओ। 1 ATM इक्वल टू कितने mmSg होते हैं? आज तो प्रेजेंट हो ना, अगर आज नहीं बता तो बता दो अभी। हाँ, एवोगैड्रो बता दो। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है? ये समझ लो कि किसी को भी, हाँ, पेपर में सम्स इसके सेकेंड चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर में मोलर मास और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? क्या फॉर्मूला बताया था? कौन सा फॉर्मूला था मोलर मास और डेंसिटी का?
m upon बैठ जाओ। ये नोट कर लिया, हो गया होगा ना? क्या अब उसके बाद यहां पे आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। डाल्टन लॉ ऑफ क्या हुआ? हाँ वही बोल रहा हूं ना, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो यहां पर क्या होता है कि हम लोग दो गैसेस लेते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव गैसेस होने चाहिए, ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैसेस। सपोज दैट यहां पे एक कंटेनर में एक गैस हमने लिया यहां पे, और इसका प्रेशर क्या है? P1। एक कंटेनर में एक गैस लिया, उसका प्रेशर क्या है? P1। ये समझ लो। टाइम पास करने आते हैं सब, टोटल टाइम पास, बातचीत होती रहेगी। अगर आप देखोगे फिर शांत हो जाएंगे और फिर खड़े होंगे आंसर बताने के लिए, पीछे से कोई बोल देगा उसको बता लेंगे। इनको ये भी ऐसा नहीं लगता कि यार मैं खुद मुझे आ नहीं रहा, मैं किसी का सपोर्ट लेके बता रहा हूँ, और अगर खुद से कहीं करना हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ तो हो ही नहीं पाएगा मुझसे। ये तो ये सोचते ही नहीं। इतना तो वो बच्चा सोचेगा ना जो वाकई में पढ़ने के लिए आया है, उसको लगेगा अरे यार मुझसे नहीं हो पा रहा, क्या होगा, तो उसको टेंशन होगा तो वो पढ़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा, यहाँ पे तो कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। बॉयज़ में तो हालत बहुत ख़राब है। अगर मैं सीरियस स्टूडेंट की बात करूं तो शायद बहुत मुश्किल से मैं किसी का नाम ले पाऊं। सबसे सीनियर स्टूडेंट ये लगता है। यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या बोला कि एक कंटेनर है, यहाँ पे हमने एक गैस ले रखा है, उसका प्रेशर क्या है? P1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई दूसरी गैस है, उसका प्रेशर क्या है? P2 है। एक दूसरा कंटेनर लिया हमने और उसका प्रेशर कितना है? P2 है। इसका प्रेशर है P2। तो यहां पर क्या होगा, अगर इन दोनों को हम लोग मिक्स कर दें, दोनों गैसेस को आपस में मिक्स कर दें, कैसी गैस होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, मतलब हाँ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। नॉन रिएक्टिव गैसेस कैसी हैं? नॉन रिएक्टिव गैसेस, हाँ दोनों अलग होंगे ना। नॉन रिएक्टिव गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, ठीक है, नॉन रिएक्टिव। देखो हर एक गैस का एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? पार्शियल प्रेशर। तो इन दोनों गैसेस को हम मिक्स करेंगे तो इनका एक टोटल प्रेशर आता है। अगर इनको हम मिक्स करते हैं, इनको अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो इसका एक टोटल प्रेशर आएगा, ये हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 प्लस P2। तो डाल्टन ने ये बताया था कि अगर हम लोग दो गैसेस को मिक्स करते हैं जो कि कैसे हैं? नॉन रिएक्टिव हैं, दो नॉन, हाँ बोलते हैं ऐसा, मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दे रखा है, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी बोलते हैं। अब यहां पर क्या है? नॉन रिएक्टिव गैसेस,
यहां पर जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर जो होगा ना, वो उसके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। रूल क्या बोलता है कि अगर दो नॉन रिएक्टिव गैसेस को, देखो दोनों खड़े हो जाओ अभी, चलो 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 अभी खड़े हो जाओ, पकड़े गए ना, खड़े हो जाओ। तुमको बताना है एक सेकेंड, आर की वैल्यू हमने कैलोरी में क्या बताई थी? कैलोरी में क्या बताई थी आर की वैल्यू? 2। और उसमें क्या होता है? जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स में क्या होता है? गैस कांस्टेंट की वैल्यू जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स में क्या होता है? तुम बताओ। लीटर एटीएम में क्या होगा? लीटर एटीएम, दो वैल्यू बताई गई थी ना। ये समझ लेना कि जितना मतलब तुम लोग लाइटली ले रहे हो ना, ये सब बैठोगे एग्जाम में तो पेपर में छपा रहेगा। आइडियल गैस इक्वेशन, एवोगैड्रो लॉ, गैल्यूसैक लॉ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, फॉर्मूले सब आएंगे। तो फिर ऐसे देखोगे कि कोई बता दे मुझे तो मैं लिख लूँ फटाफट, मुंह बना के बैठ जाओगे जब एक भी क्वेश्चन नहीं होगा तो। दोनों बैठो। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर हम लोग दो नॉन रिएक्टिव गैसेस लेते हैं अलग अलग कंटेनर में, उनका जो इंडिविजुअल प्रेशर का सम होता है वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। अगर हम लोग बात करेंगे, दो गैसेस को हमने ऐड किया, दोनों नॉन रिएक्टिव हैं, तो उनका जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग, देखो दो से ज्यादा गैसेस भी हो सकती हैं, हमने सिर्फ दो लिया है, P1 एंड P2, P3 भी हो सकता था, P4 भी हो सकता है, बट नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? टोटल प्रेशर यहां पर P1 प्लस P2 मतलब इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। यह बताया गया था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे। फिर मैं इसका स्टेटमेंट नोट कराऊंगा आपको। क्या हो गया? नोट करो, सभी नहीं किया ना अभी। समझ लो कि जो हर एक चैप्टर को, हर एक लेक्चर को बहुत ढंग से तैयार कर रहा है, उसी का पूरा सब्जेक्ट तैयार होगा अच्छे से। जो हर एक चैप्टर को, हर एक लेक्चर को सीरियसली ले रहा है, सिर्फ उसी का चैप्टर तैयार होंगे सारे, बाकी सब तो ऐसे ही। अगर आपको पूरा सब्जेक्ट तैयार करना है तो एक एक चैप्टर अच्छे से अभी रिवीजन करते चलो, बाद में टाइम नहीं मिलता, मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में टाइम नहीं मिलता, बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथ्स आएगा, हर साल यही होता है, और भी सब्जेक्ट होते हैं। तो उतना लोड आएगा आपके ऊपर कि आप फिर नहीं पढ़ पाओगे, आप सोच ही नहीं पाओगे कि क्या करूँ, ये पढ़ूँ, ये पढ़ूँ, ये पढ़ूँ, क्या करूँ। इसलिए डेली टू डेली रिवीजन करते जाइए, जो पढ़ाया जा रहा है आपको प्रॉपर देखते जाइए उसको, तभी लास्ट में तैयार कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाता। टाइम पास करना है तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, टोटल प्रेशर का मतलब इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो प्रेशर होगा वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट नोट करो जरा। टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, total pressure of a mixture of two or more non-reactive gases, two or more non-reactive gases is the sum of the
is the sum of the partial pressures of the individual gases in the mixture. तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो ये होगा, यहां पर P जो हो जाएगा वो nRT/V होगा। मतलब यहां से जो प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना। यहां पर नंबर ऑफ मोल जो होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, प्रेशर जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। थर्ड चैप्टर आ रहा है ना टेस्ट में, सेकंड आ रहा है, थर्ड की सेकंड आ रहा है, कोई थर्ड बोल रहा था वहां पे। हाँ थर्ड है ना,